मैं आपको वास्तव में अपेक्षिका नमन और उससे वाष्पशील पदार्थों का अणुभार ज्ञात करने की विधि बता चुका हूँ। उसी का दूसरा अणुसंख्य गुणधर्म क्वथनांक उन्नयन क्वथनांक उन्नयन के बारे में भी कि क्वथनांक उन्नयन क्या है, क्वथन की क्रिया क्या है, क्वथनांक किसे कहते हैं, ये सब चीज इससे पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आज मैं क्वथनांक उन्नयन का अवाष्पशील विलय का अवाष्पशील विलय का अणुभार ज्ञात करने की विधि वह उसका गणितीय रूप, वह मैथमेटिकल डेरिवेशन और गणितीय रूप में क्या संबंध है और कैसे हम अवाष्पशील विलय का अणुभार निकालते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं कि अवाष्पशील पदार्थों का अणुभार और क्वथनांक उन्नयन में रिलेशन, कैसे क्वथनांक उन्नयन बढ़ता है, कैसे क्वथनांक उन्नयन घटता है, इसका अवाष्पशील विलय के अणुभार से क्या संबंध है, ये पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। जैसे देखिए, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं कि क्वथनांक उन्नयन क्वथनांक में वृद्धि और इंग्लिश की बात अगर करें, एलिवेशन in boiling point known as or difference between the solute boiling point and solution boiling point is known as क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन ये अवाष्पशील विलय है। अवाष्पशील विलय का मतलब अवाष्पशील भी है और विलय भी है, दोनों प्रॉपर्टी है इस यौगिक के अंदर जिसका अणुभार हम निकाल रहे हैं कि अवाष्पशील और विलय होना चाहिए। तो उसका अणुभार निकालने का जो तरीका है क्वथनांक, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि क्वथनांक ऐसा ताप जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब, वायुमंडलीय दाब 760 मिलीमीटर
या 1 बार के बराबर हो जाए, वह ताप उसका क्वथनांक कहलाता है और उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये पानी है और ये इसके वाटर मॉलिक्यूल के सरफेस मॉलिक्यूल हैं, और ये चीज मैं आपको थोड़ा बता चुका हूं, लेकिन रिलेट करने के लिए फिर एक बार आपको बता दूं। ये वाटर है H2O, सॉल्वेंट कह सकते हैं, शुद्ध द्रव कह सकते हैं, शुद्ध विलायक कह सकते हैं। इसमें से ये वाष्प के अणु इधर जाएंगे और यहाँ ये वाष्प के अणु इधर जाते रहेंगे बाहर, जब तक ये ऊपर से बंद ना किया जाए। या ये कहिए कि ये अणु वाष्प में बदल रहे हैं और प्रक्रिया किसकी कहलाएगी? वाष्पन की। लेकिन अगर इसे बंद कर दिया जाए, इस बीकर को ऊपर से बंद कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ये जो अणु जा रहे हैं, ये जाते रहेंगे और जाते जाते इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और कंसंट्रेशन बढ़ने पे ये ऊपर वाले अणु फिर द्रव में बदल जाएंगे और कहाँ जाएंगे? नीचे। तो ये जो अणु है वाष्प के, ये इस द्रव की सतह पे जो दाब लगा रहे हैं, इसे हम वाष्प दाब कहते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल का वाष्प दाब है। क्या कहेंगे? द्रव और वाष्प की साम्यावस्था पर वाष्प के अणुओं का द्रव की सतह पर लगा गया दाब, उसका क्या कहलाएगा? वाष्प दाब। अगर इन अणुओं की संख्या ज्यादा होगी तो वाष्प दाब भी ज्यादा होगा, अगर अणुओं की संख्या कम होगी तो वाष्प दाब भी कैसा होगा? कम होगा। ये भी कम हो जाएगा। अब मान लीजिए ये तो वाष्प दाब की मैंने आपको बात बताई है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट किसका? बॉइलिंग पॉइंट इस द्रव का और पानी का, और मैं ये कहूं कि बॉइलिंग पॉइंट इसका T1 है। T1। तो इसका मतलब ये है कि इस T1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इस द्रव का वाष्प दाब बढ़ के कहां तक पहुंच जाएगा? 760 तक। तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। और अब मान लीजिए आपने विलयन बना दिया। विलयन बनाने के लिए क्या करा? इस पानी के अंदर ये वाष्पशील, ये अवाष्पशील विलय मिलाया है। दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए इस यौगिक के अंदर जिसे आप मिला रहे हैं, तभी क्वथनांक उन्नयन विधि द्वारा अणु बाहर निकलेगा, अन्यथा तो निकलेगा भी नहीं। अब आपने ये मिला दिया, इसमें मिलाने से क्या हो गया? विलयन बन गया। और मान लीजिए 2 मोल आपने इसके मिलाए, दो मोल मिलाने पे अब क्या होगा? ये विलय के अणु इनके विलायक के अणुओं की सतह पे
जो अणु हैं उनके बीच में आ जाएंगे और इनकी दूरी घट जाएगी। दूरी घटने से आकर्षण बल बढ़ जाएगा, इसलिए इन अणुओं की संख्या जो ऊपर जा रही थी, जो वाष्पन हो रहा था, वो कम हो जाएगा। तो सही विलयन का 2 मोल आपने मिला है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? बॉइलिंग पॉइंट ये TS है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। अब रिलेशन वाष्प दाब से है। वाष्प दाब चूंकि घट गया है, इसलिए क्वथनांक कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और मैं अगर ये कहूं कि ये इसकी मैं बात करूं अब फिर दोबारा क्वथनांक बताने के लिए, अगर ये द्रव है, द्रव शुद्ध अवस्था में विलायक जिसे हम कह रहे हैं, विलायक, और आज के कमरे का टेम्परेचर T 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वाष्प दाब 400 मिलीमीटर है। ये तो वाष्प के अणु जाएंगे और इसकी सतह पे दाब लगाएंगे और आज का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, दाब लगा 400 मिलीमीटर। तो ये इस विलायक या पानी का वाष्प दाब हुआ। अब मैं ये कहूं कि ये क्वथनांक है T और पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये वाष्प दाब जो है ये बढ़ के कहां पहुंच जाएगा? 760 मिलीमीटर। तो अगर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 760 मिलीमीटर हो जाता है तो ये इसका क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट BP। मैं समझता हूं मेरी बात आप समझ रहे होंगे और समझ चुके होंगे कि टेम्परेचर आज का 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, वाष्प दाब 400 मिलीमीटर है। वाष्प दाब क्या है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वाष्प दाब वाष्प के अणुओं की संख्या का द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, ये इसका वाष्प दाब होगा। और वाष्प दाब नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा जो उस द्रव की सतह पे लग रहे हैं। अगर बढ़ेगा तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा, अगर अणुओं की संख्या और मोल्स की संख्या घट जाएगी तो वाष्प दाब भी कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब ये इस पानी का वाष्प दाब हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपने इसमें 2 मोल विलय मिलाया। कैसा विलय? जो अवाष्पशील भी हो और विलय हो। अवाष्पशील विलय आपने इसमें मिला दिया, ऐसा यौगिक मिलाया जिसमें दोनों प्रॉपर्टी हो। तो ऐसी अवस्था में विलय होने, अवाष्पशील का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वाष्प के अणुओं की संख्या पे, लेकिन जो विलय है, विलय मिलाने पे ये जो विलय के अणुओं की संख्या है जो मैं डॉट से प्रदर्शित कर रहा हूं रेड से, ये विलायक के अणु और पानी के अणुओं के बीच में आ जाएंगे। और बीच में आने का मतलब ये है कि अब विलायक के 2 अणुओं के बीच की दूरी घट जाएगी, क्योंकि ये अणु इनके कहाँ आ गए? बीच में। दूरी घटने से अंतराणु का आकर्षण बल, इंट्रामोलिकुलर फोर्स बढ़ जाएगा, और जब इंट्रामोलिकुलर फोर्स बढ़ जाएगा
तो अब जब आप इसे हीट करेंगे तो हीट करने में अंतराकर्षण बल जब तक कम नहीं होगा या कम घटेगा नहीं तब तक ये वाष्प में नहीं बदलेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि वाष्प अगर आपने ये मिला दिया तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स बढ़ जाएगा। इंट्रामोलिकुलर फोर्स या वाष्प के अणुओं की संख्या इस द्रव की सतह पे घट जाएगी और जब घट जाएगी तो वाष्प दाब कैसा हो जाएगा, कम। अब मान लीजिए आपने इसमें पानी मिला दिया है वाष्पशील विलेय। ये सॉल्यूशन 1 है, 2 मोल मिलाया है। अब 2 मोल कौन मिलाया इसमें है, वाष्पशील विलेय। वाष्पशील विलेय मिलाने का मतलब ये हुआ कि इसके अंतर्गत जो ये पानी था इसके अणुओं की संख्या, वाष्पन की दर कम हो जाएगी। वाष्पन की दर कम होने से वाष्प के अणुओं की संख्या कम हो जाएगी और इस द्रव की सतह पर या इस विलयन की सतह पर लगने वाला वाष्प दाब जो T=25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 400 मिलीमीटर था, अब मैं ये कहूं कि T=25 डिग्री सेंटीग्रेड पर या रूम टेम्परेचर आप कह सकते हैं, वाष्प दाब घट जाएगा। ये पहले 400 था, अब मान लीजिए 390 मिलीमीटर हो गया। अब क्या करना है बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए? बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए इस विलयन को टेम्परेचर देंगे। टेम्परेचर देने से वाष्प के अणुओं की संख्या बढ़ेगी और एक स्थिति आ जाएगी कि ये जो वाष्प दाब है ये बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, 760। और जिस टेम्परेचर पे 760 हो जाएगा वो इसका क्वथनांक Ts होगा। अब T1 या Ts में कौन बड़ा होगा? ये शुद्ध विलायक का है और ये विलयन का। तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? अब इसे देखिए, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना था, 400 मिलीमीटर। ले जाना कितने पे, 760 पे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड 75 डिग्री टेम्परेचर और आपने दे दिया तो ये कितने पे पहुंच गया, 760 पे। और ये इसका कितना क्या हो गया, क्वथनांक किसका, इस पानी का। अब आपने 2 मोल अवाष्पशील विलेय मिला दिया। अवाष्पशील विलेय मिलाने पे वाष्प दाब कैसा हो गया, 390। 390 को भी कहाँ ले जाना है, 760 पे। तो 400 से 760 पे ले जाने के लिए कितने डिग्री टेम्परेचर की जरूरत है, 75 या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 390 को 100 पे ले जाना है, इसलिए इसका मान 100 से ज्यादा ही होगा। या ये कहिए कि ये Ts 101 हो सकता है, 102 हो सकता है, 103 हो सकता है, 100.9 हो सकता है, लेकिन 100 से कैसा होगा, ज्यादा होगा। और ये इसका क्वथनांक है। इसके और इसके क्वथनांक में जो वृद्धि है, इसका क्वथनांक अधिक है, इसका क्वथनांक कम है। और डेल्टा T अगर मैं कहूं कि ये क्वथनांक उन्नयन है तो क्वथनांक उन्नयन Ts माइनस T, जहां डेल्टा T क्वथनांक
उन्नयन, टीएस विलियन का क्वथनांक, विलियन का क्वथनांक, T1 विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक, और इसमें विलायक ये है, विलायक का क्वथनांक 100 है और विलियन का क्वथनांक ये है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा टी हुई और ये जो वृद्धि हुई है ये क्वथनांक उन्नयन कहलाएगा। अब 2 मोल मिलाया है हम, अब 4 मोल मिलाइए। इसका मान बढ़ा दिया हमने, नमक ही मिलाया है। मान लीजिए नमक के अंदर दोनों प्रॉपर्टी है, वाष्पशील भी है और साथ साथ कैसा है, पानी में विलय भी है। अब पहले यहाँ 2 मोल नमक मिलाया था, अब 4 मोल नमक मिलाया, तो 4 मोल नमक मिलाने पर ये जो डॉट है इसकी संख्या और बढ़ जाएगी इनके बीच में, और जब इनके बीच में बढ़ जाएगी तो अंतराणुक दूरी, इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस घट जाएगी और इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। जब बढ़ेगा तो वाष्प के अणुओं की संख्या कम होगी और वाष्प के अणुओं की संख्या का इस द्रव की सतह पर लगाया गया दाब उसका क्या होगा, क्वथनांक। तो वाष्प के अणुओं की संख्या इससे भी कम हो जाएगी। और ये कहिए कि अगर आपने 4 मोल मिला दिया और मैं ये कहूं कि डेल्टा ये TH2 है, दूसरा सॉल्यूशन है, और इसका क्वथनांक कितना हो जाएगा, वाष्प दाब घटेगा। अब की बार वाष्प दाब कितना रह गया, वाष्प दाब रह गया 380, और 380 मिलीमीटर को भी कहाँ ले जाना है, 760 पे। तो टेम्परेचर और भी कैसा देना पड़ेगा, अधिक, इसलिए क्वथनांक उन्नयन। अगर मैं ये कहूं कि ये डेल्टा T1 इज इक्वल टू TS माइनस T1, तो डेल्टा T2 इज इक्वल टू TS, ये 1 और ये 2 और ये T1, कौन सा ज्यादा होगा, डेल्टा TS2 ग्रेटर देन डेल्टा डेल्टा T2 is greater than डेल्टा T1। और ये कह सकते हैं दूसरे शब्द में कि डेल्टा T क्वथनांक उन्नयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोललता के। अभी मैंने आपको बताया 2 मोल मिलाए, वाष्प दाब घट गया, क्वथनांक बढ़ गया। 4 मोल बढ़ाए, क्वथनांक और बढ़ गया, T2 ग्रेटर देन T1। 6 मोल मिलाइए और बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मोललता अगर इंक्रीज होगी तो क्वथनांक में उन्नयन भी कैसा होगा, बढ़ेगा। अब देखिए ये गणितीय रूप का फंडामेंटल मैंने आपको बताया है। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको बताऊं, इसका ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट इसे करेंगे हम, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। इधर ये वाष्प दाब, वाष्प दाब, ये है ताप, यहां जीरो। इधर की तरफ ताप बढ़ रहा है, इधर की तरफ दाब बढ़ रहा है। और मैं ये कहूं कि ये पॉइंट जो है ये 760 मिलीमीटर, और इसे अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि इस पे वाष्प दाब जब भी क्रॉस होगा तो जो भी ग्राफ इससे क्रॉस होगा उसका टेम्परेचर यहाँ रिप्रेजेंट होगा, और वो टेम्परेचर इसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक। ये बात क्लियर है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था डेल्टा टी किस पे निर्भर करेगा, मोललता पे। अब मैं आपको देखिए रिप्रेजेंटेशन बताऊं। सबसे पहले विलायक का देखिए। अब विलायक का वाष्प दाब कितना था, 390। ये विलायक और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे थे ये सब। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विलायक का वाष्प दाब 400 मिलीमीटर था। तो विलायक का अगर हम ग्राफ खींचे तो चूंकि वाष्प दाब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और अगर मैं ये कहूं कि ये 0 है, ये 10 है, ये 15 है, या ये 20 है और ये 30 है, तो यहाँ अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 200 मिलीमीटर, ये 300, ये 400 मिलीमीटर, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विलायक का वाष्प दाब यहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, विलायक का वाष्प दाब ये होगा, यहां से शुरू होगा। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वाष्प के अणुओं की संख्या बढ़ेगी, और वाष्प के अणुओं की संख्या जब भी 760 पे पहुंच जाएगी, बढ़ते बढ़ते वाष्प दाब 760 पे आ जाएगा, वो क्वथनांक होगा। और मैं अगर ये कहूं कि ग्राफ यहां से शुरू हुआ है तो ये बात तो निश्चित है कि ग्राफ इस तरीके से चलेगा, और यहां ये कट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वाष्प दाब कितना हो गया, इस पॉइंट पे 760। अब यहां से अगर नीचे की तरफ लंब डाल दिया जाए यहां, और मैं ये कहूं कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होगा, क्वथनांक होगा। ये बात क्लियर होगी? यहां से ग्राफ इसलिए चला है क्योंकि टी 100 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 400 था, इसलिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 4, और जैसे जैसे टेम्परेचर दिया आपने
वाष्प दाब बढ़ा और बढ़ते बढ़ते 760 पे, तो ये विलायक है। विलायक ही लिख लीजिए, विलायक। और इसका क्वथनांक ये हुआ BP। और अगर मैं ये कहूं कि टेम्परेचर T है, ये टेम्परेचर T, तो ये इसका क्वथनांक हुआ। इसके बाद आपने क्या मिला दिया, 2 मोल नमक मिला दिया। तो 2 मोल नमक मिलाते ही वाष्प दाब 25 डिग्री सेंटीग्रेड से घट के कितना हो गया, 390। तो 390 का मतलब अब की बार ग्राफ कहाँ से चलेगा, इस पॉइंट से चलेगा। और जैसे जैसे बढ़ेगा ये भी कैसा होगा, बढ़ेगा। और इस पॉइंट पे अगर ये A है तो ये विलायक का क्वथनांक, और ये अगर B है तो ये सॉल्यूशन फर्स्ट का या विलियन फर्स्ट का क्वथनांक हुआ। विलियन फर्स्ट का मतलब जब 2 मोल मिलाया है विलय, तो उस अवस्था में, और अगर यहाँ से परपेंडिकुलर नीचे की तरफ डाल दिया तो ये 102 डिग्री सेंटीग्रेड, या ये कह सकते हैं T1। और T1 का मान हमेशा T से कैसा होगा, अधिक, क्योंकि ये यहाँ काटेगा, इसे ये यहाँ काटेगा। और ये जो डेल्टा T अगर मैं कहूँ इसे, डेल्टा T इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, T1 माइनस T। T1 क्या है, सॉल्यूशन फर्स्ट का क्वथनांक। T क्या है, विलायक का क्वथनांक। दोनों में जो वृद्धि हुई है उसे क्वथनांक उन्नयन कहेंगे। और कितना होगा, T1 माइनस T। अब मान लीजिए आपने 2 की जगह 4 मोल मिला दिया, तो 4 मोल मिलाते ही 380 हो जाएगा। और ग्राफ कहाँ पहुंचेगा, यहाँ। ग्राफ यहाँ पहुंचेगा और फिर बढ़ेगा ऊपर की तरफ, और अब की बार काटेगा C पे। और अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर नीचे डाल दिया जाए तो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये T2। T1 क्या है, विलियन फर्स्ट का क्वथनांक। T2 क्या है, विलियन सेकंड का क्वथनांक। T क्या है, विलायक का क्वथनांक। ये 2 मोल अवाष्पशील विलय मिलाने पर वृद्धि है, ये 4 मोल अवाष्पशील मिलाने पर वृद्धि है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये डेल्टा T1 है, तो डेल्टा T2 दूसरे का निकालने के लिए क्या होगा, T2 माइनस T। घटेगा विलायक के वाष्प दाब में से, ये ध्यान रखिएगा, विलियन का सेकंड विलियन का वाष्प दाब माइनस विलायक का वाष्प दाब, डेल्टा T2। ये फर्स्ट विलियन का क्वथनांक, ये विलायक का क्वथनांक, दोनों का अंतर डेल्टा T1 क्वथनांक उन्नयन 1 क्वथनांक उन्नयन 2, और डेल्टा T2 ग्रेटर देन डेल्टा T1। जैसे जैसे मोललता या अवाष्पशील विलय की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, क्वथनांक उन्नयन कैसा होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और किस पे डिपेंड करेगा, मोललता पे। अगर 2 ग्राम है तो क्वथनांक उन्नयन कम होगा, 4 ग्राम है क्वथनांक उन्नयन और बढ़ेगा, 6 ग्राम है क्वथनांक उन्नयन और बढ़ेगा। और अगर मैं कहूँ कि
उसकी मोललता m है, तो डेल्टा टी क्वथनांक उन्नयन में वृद्धि किसके समान होगी? मोललता, मोलल टी, जहां स्मॉल m मोललिटी है। तो ये अब अगर हमें डेल्टा टी कहीं जरूरत पड़ेगी तो डेल्टा टी निकालने के लिए विलायक का वास्ता, विलायक का क्वथनांक और विलीन का क्वथनांक दोनों निकाल लीजिए, और दोनों निकालने के बाद डेल्टा टी टू निकाल लीजिए क्वथनांक उन्नयन वृद्धि। या मैं ये कह सकता हूँ रिलेशन, देखिए ये तो मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया, मेरे विचार से समझ में आ गया होगा। ये क्वथनांक है इसके, क्यों? क्योंकि इसका वास्ता ए बिंदु पे कितना है? 760। ये क्वथनांक ए का, ये क्वथनांक इसका, ये क्वथनांक सी का। टी क्वथनांक विलायक का, 2 मोल मिलाने पर विलायक का क्वथनांक, 4 मोल मिलाने पर विलायक का क्वथनांक, और ये 104 है, ये 102 है, तो 104 का मान 102 से अधिक घटेगा। ये अगर आपने यहाँ से यहाँ तक घटाया है तो ये विलायक 2 है, विलायक विलियन के ही, विलियन 2। तो इसमें से क्वथनांक इसे घटाइए, और अगर ये है तो ये विलियन 1 में से विलायक का क्वथनांक घटाइए। इसका मान ग्राफ से आपको पता दिख रहा होगा कि इसका मान अधिक है और इसका मान कम है। यहाँ 4 मोल मिलाया था, क्वथनांक उन्नयन ज्यादा है, यहाँ 2 मोल मिलाया था, क्वथनांक उन्नयन इससे कम है। या ये कहिए कि डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, जहां डेल्टा टी क्वथनांक उन्नयन, और ये कह सकते हैं T1 माइनस टी, डेल्टा टी इज इक्वल टू T1 माइनस टी। T1 विलियन का क्वथनांक, और टी विलय का क्वथनांक, विलायक, विलय का नहीं, विलायक का क्वथनांक। अगर हमें डेल्टा टी निकालना है तो डेल्टा टी निकालने के लिए 2 चीज हमें निकालनी होगी, एक विलायक का क्वथनांक और दूसरा विलीन का क्वथनांक, और दोनों का अंतर निकाल लीजिए। T1 माइनस टी होगा, और डेल्टा टी इक्वल टू के बी इंटू एम। के बी मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, एम मोललता, मोललता क्या है? मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या। अगर मैं मोललता की बात करूं तो मोललता कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की,
और क्या कहेंगे, W अपॉन एम डब्ल्यू बटे कैपिटल W अपॉन 1000 ग्राम, और W बटे MW इंटू 1000 बटे कैपिटल W। रख दीजिए मान इसमें मोललता M का मान समीकरण 1 में रखने पर यह समीकरण 1 है। डेल्टा T इज इक्वल टू 1000 KB इंटू W बटे MW इंटू कैपिटल W। और अणुभार निकालना है हमें, जहां डेल्टा T इज इक्वल टू T1 माइनस T, और T1 विलयन का क्वथनांक, T विलायक का क्वथनांक, दोनों निकाले जा सकते हैं। MW MW क्या है, अवाष्पशील विलय का अणुभार, यही हमें निकालना है। दूसरा स्मॉल w, वाष्पशील विलय की मात्रा ग्राम में। तीसरा कैपिटल W विलायक प्रभाव, विलायक का भार ग्राम में। डेल्टा T क्वथनांक उन्नयन, डेल्टा T क्वथनांक उन्नयन, और डेल्टा T इज इक्वल टू T1 माइनस T। W
विलायक का भार है, तो W विलायक का आयतन, मल्टीप्लाई घनत्व, विलायक का घनत्व है ये W निकालने का तरीका। अब देखिए M निकालने के लिए M क्या हो गया, अब फॉर्मूला ये सीधा W इज इक्वल टू ये फॉर्मूला है समीकरण 2 द्वारा MW विलायक का अनुभार बराबर 1000 KB इंटू स्मॉल w बटे डेल्टा T इंटू कैपिटल W इन ग्राम, और MW इज इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू W ग्राम बटे डेल्टा T मल्टीप्लाई W इज इक्वल टू V इंटू D, V इंटू D, और इससे हम अवाष्पशील पदार्थ का अनुभार निकाल सकते हैं, जहाँ V क्या है, विलायक का घन आयतन है, ये विलायक का घनत्व है, ये विलेय का भार है, ये KB मोलल उन्नयन स्थिरांक, डेल्टा T क्वथनांक में वृद्धि, MW अवाष्पशील पदार्थ का अनुभार, ये निकालना है। अब एक्सपेरिमेंट से जो दो चीज हमें निकालनी है, अगर हमें अणुभार निकालना हो अवाष्पशील पदार्थ का, तो अणुभार निकालने के लिए इसे हम तौल के डाल सकते हैं, W ग्राम आ जाएगा। डेंसिटी हमें विलायक जो लिया है उसकी डेंसिटी, उसका आयतन भी हम जो ले रखा है हमने द्रव, उसका आयतन नाप लेंगे। एक बार विलयन का क्वथनांक, एक बार विलायक का क्वथनांक, डेल्टा T निकाल लेंगे। और अगर मैं ये कहूँ KB की इकाई मोलल अवनमन स्थिरांक की, KB की इकाई यूनिट ऑफ KB, यूनिट ऑफ KB इज इक्वल टू क्या था, KB डेल्टा T समानुपाती M, और डेल्टा T इज इक्वल टू KB इंटू M, और डेल्टा T इज इक्वल टू KB इज इक्वल टू कर लीजिए, KB इज इक्वल टू M डेल्टा T बटे M।
और डेल्टा टी बटे स्मॉल डब्ल्यू इंटू एम डब्ल्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू एक किलोग्राम में क्या होगी इकाई KB इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड मोल इंटू किलोग्राम। और वैल्यू इसकी 1.86 है। तो ये सब अब देखिए निकालेंगे कैसे हम। विलेय का अनुभार अगर हमें एवास्फील्ड का निकालना है तो हमें केवल ये तो मैथमेटिकल डेरिवेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और न्यूमेरिकल हल करने के लिए फॉर्मूला ये सब चीज हैं। अब हमें निकालने के लिए एवास्फील्ड, मान लीजिए ये कहा जाए कि एवास्फील्ड विलेय का अणुभार ज्ञात करिए, तो एवास्फील्ड विलेय का अणुभार ज्ञात करने के लिए बैकमैन की विधि है। बैकमैन थर्मामीटर मेथड। अगर आप साधारण थर्मामीटर डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट और दूसरे थर्मामीटर देखें तो उस थर्मामीटर में और बैकमैन थर्मामीटर में थोड़ा सा ही अंतर है। जो साधारण डिग्री सेंटीग्रेड वाले थर्मामीटर हैं उसमें लीस्ट काउंट 0.1 है, या उससे केवल कितना नाप सकता है 38.7, 38.6, 38.4 या दशमलव के एक स्थान तक ही टेम्परेचर कैलकुलेट किया जा सकता है। ये साधारण थर्मामीटर है, डिग्री सेंटीग्रेड वाला, फ़ारेनहाइट वाला, केल्विन वाला। लेकिन बैकमैन थर्मामीटर की ये विशेषता ये है कि इसकी जो लिस्ट काउंट है, अल्पतमांक जिसे हम कहते हैं, लिस्ट काउंट का मतलब उसका एक बड़ा खाना कितने छोटे खानों में डिवाइड है, वो उसका छोटे खाने का मान उसकी लिस्ट काउंट, और लिस्ट काउंट इसकी 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, दशमलव के 2 स्थान तक नाप सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इससे कितना नाप सकते हैं 38.71, 38.75, 36.34, 35.35, इतने डिग्री सेंटीग्रेड तक नापा जा सकता है। दशमलव के 2 स्थान तक बैकमैन थर्मामीटर से नाप सकते हैं। और चूंकि एक छोटा खाना यहाँ से यहाँ तक, अगर ये बड़ा खाना है तो यहाँ से यहाँ तक के जो खाने हैं ये 0.0 और यहाँ 50 होगा, 50 और यहाँ तक 100। एक बड़ा खाना 100 भागों में डिवाइड है, जबकि इसमें एक छोटा खाना
10 भागों में डिवाइड है, इसलिए इसकी लिस्ट काउंट दशमलव के 2 स्थान तक है और इसे ही हम यूज करते हैं। क्योंकि एक खाना 100 भागों में डिवाइड है तो ये होता ऑर्डिनरी थर्मामीटर की तरह ही है, लेकिन इसकी लंबाई बढ़ जाती है। ये बोर्ड का इधर वाला चौड़ाई है, इसके बराबर लंबा होगा, तो इसे ही यूज करते हैं हम। अब देखिए थर्मामीटर से हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें 3-4 चीज चाहिए इसे। क्या? एक तो चाहिए कि भी ये स्थिरांक है, ये स्थिर होगा, मान दिया हुआ होगा। W विलेय का भार, विलेय का भार कैपिटल W, विलायक का भार, विलायक का भार निकालने के लिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, घनत्व और आयतन की मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों का क्वथनांक निकाल देंगे। ये जैकेट है, ये जैकेट है और यहां इसमें वॉल्यूम नापने के निशान लगे हुए हैं और यहां इसमें बैकमैन थर्मामीटर हम लगा देते हैं और ऊपर से इसे बंद कर देंगे। अब यहाँ स्प्रिट बर्नर है ये, और देखिए स्प्रिट बर्नर से सबसे पहले विलायक का आयतन नाप लीजिए। यहाँ तक आपने विलायक लिया है, ये V आपको मिल गया। दूसरी बार इसकी डेंसिटी दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैपिटल W मिल जाएगा और कैपिटल W इज इक्वल टू V इंटू डी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। किसका भार आ जाएगा? विलायक का। विलायक का भार आप नाप लीजिए पहले। विलायक का भार ग्राम में निकल आएगा। इसके बाद आप इसे हीट करना शुरू करिए। एक बैकमैन थर्मामीटर है, एक छोटा भाग 100 में डिवाइड है, तो दशमलव के 2 स्थान तक इसे नापा जा सकता है। तभी क्वथनांक उन्नयन विधि द्वारा अवाष्पित पदार्थ काटना। इसमें रख दीजिए, रखने के बाद इसे हीट करिए। हीट करने पे इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालिए। जब ये उबलना शुरू हो जाए तब इसे टेम्परेचर नाप लीजिए और ये विलायक का क्वथनांक आ जाएगा। विलायक का क्वथनांक, ये आपको निकालना है। ये विलायक का क्वथनांक T आ गया। अब इसे फिर बाहर निकाल दीजिए और बाहर निकालने के बाद ठंडा होने दीजिए, रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए। इतने विलेय का भार नापिए, स्मॉल W। ये अवाष्पशील विलेय है। विलेय का भार, कितना भार आप ले रहे हैं उसे बैलेंस से नाप लीजिए और इसमें डाल दीजिए। सॉल्यूशन बना दीजिए इसे। सॉल्यूशन बनाने के बाद फिर यही एडजस्टमेंट रखिए, फिर हीट करिए और अब की बार विलियन का क्वथनांक आ जाए। विलियन का क्वथनांक, और ये मान लीजिए T1 आ। डेल्टा T निकाल लीजिए। डेल्टा T इज इक्वल टू T1 माइनस T। ये आ जाएगा क्वथनांक
उन्नयन और क्वथनांक में वृद्धि। डेल्टा टी आपके पास आ गया, ये यहाँ रखिए, वी यहाँ रखिए, डी यहाँ रखिए, डब्ल्यू यहाँ रखिए और इस फॉर्मूले से हल कर दीजिए। तो जो भी बाहर आएगा या जो आंसर आएगा वो अवाष्पशील पदार्थ या अवाष्पशील विलेय का अणुभार होगा। तो ये क्वथनांक उन्नयन विधि द्वारा अवाष्पशील विलेय पदार्थों का अणुभार ज्ञात करने की विधि है। तो ये मैंने आपको बता दी, कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा ये भी आपको ध्यान रखना है। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा, अगर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो क्वथनांक उन्नयन भी बढ़ेगा, और अगर घटेगा तो क्वथनांक उन्नयन भी घटेगा। और उसी से ये संबंध आ गया, फॉर्मूला आ गया। न्यूमेरिकल आपको निकालने हैं, और न्यूमेरिकल निकालने के लिए टीवी दिया हुआ होगा, विलायक का वाष्प दाब दे रखा होगा, विलायक का क्वथनांक दे रखा होगा, विलयन का क्वथनांक दे रखा है, दोनों का अंतर निकाल लीजिए, वो क्वथनांक में वृद्धि आ जाएगी। और भार दे रखा है विलायक का तो डब्ल्यू सीधा रखिए, और अगर आयतन और डेंसिटी रखी है तो कैपिटल डब्ल्यू दोनों की मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार है, इसे आप रख दीजिए। अणुभार के लिए फॉर्मूला लिखा है, W = 1000 kV W डेल्टा टी V × D। kV स्थिरांक है, इसका मान अगर न्यूमेरिकल संख्यात्मक प्रश्न है तो सवाल में दिया हुआ होगा, अगर नहीं दे रखा तो इस फॉर्मूले से मान भी निकाला जा सकता है। और इसी के साथ एक क्वथनांक उन्नयन विधि से अवाष्पशील पदार्थों का अणुभार हम कैसे निकालते हैं, क्या तरीका है, कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा, ये मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ जो मैंने यहाँ इस वीडियो में समझाई है ये आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में इसे दे सकते हैं कि ये हमारे समझ में नहीं आया। इसी के साथ आप लोगों के स्वास्थ्य की कामना करते हुए धन्यवाद।